नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज के सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो पहला सवाल ये, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से विफल रहता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? ऐसा सवाल हमने पहले किया है, लेकिन वहाँ पे डाटा संख्यात्मक रूप में था और यहाँ पे XY के रूप में है। तो जैसा जैसा सवाल बोलता है वैसा हमें करना है कि कोई विद्यार्थी x% अंक प्राप्त करता है और वो a अंकों से विफल रहता है, यानी कि इसको अगर a अंक और मिले होते तो ये पास हो जाता। ऐसे दूसरी लाइन में क्या है कि कोई व्यक्ति y% अंक प्राप्त करता है और b अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि ये b अंक इसमें से अगर घटा ले हम तो ये भी पास हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये y% जो है ये बड़ी वैल्यू है और ये x% छोटी वैल्यू है, क्योंकि x% में a जोड़ने पर ये y% में से b घटाने पर दोनों संख्याएं इक्वल हो रही है। तो ये छोटी संख्या इधर भेजेंगे, यानी कि y माइनस x%, परसेंट कॉमन आ जाएगा इसमें से, और ये a प्लस b। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो ये आएगी a प्लस बी अपॉन y माइनस एक्स। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 का इंटू कर देंगे और यही वैल्यू हमसे पूछी है। परीक्षा के अधिकतम अंक हमें निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, और इस सवाल में ये दे रखी है। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरीके के सवाल जिसमें दो रेशनल वैल्यू दे रखी हो या दो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो, उनकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, और हमें फाइनल परसेंटेज वैल्यू है किसी एक की पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, तो ये सारे सवाल डेविएशन मेथड से सोल्व होते हैं। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। डेविएशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है विचलन, और समझने के लिए समझा जाए तो जो डाटा हमें दिया जाता है उसको हम ब्रेक करके फिर कंपेयर करते हैं। माना हमारे पास दो वैल्यू है, चावल और गेहूं की, इनके खर्च की वैल्यू है 7700 और इसकी गेहूं की मान लेते हैं 14300। ठीक है, और इन पे खर्च बढ़ा, खर्च कितना बढ़ा? चावल पे खर्च बढ़ा 16% और गेहूं पर खर्च बढ़ा 21%। और हमें निकालना है कि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू पर ओवरऑल कितना खर्च बढ़ा। तो इसका बेसिक तरीका होता है कि हम पहले 7700 की 16% की वैल्यू निकालें, फिर इसमें 14300 की 21% की वैल्यू निकालें, और ओवरऑल वैल्यू है हमारे पास, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। उसको जब 100 से इंटू करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कैलकुलेशन हम सोल्व करेंगे तब इसका आंसर जो भी है वो निकल के आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब इसको डेविएशन से कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो, वो जो वैल्यू थी 7700 14300, जब उनका हम रेशो लेंगे तो वो 11 से सिंप्लीफाई होगा और रेशो बनेगा 7:13। ये रेशनल वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना नहीं है।
हमें परसेंटेज दिया गया है और परसेंटेज निकालना है। तो जो डाटा दिया गया है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू का हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका रेशो भी लेंगे तो काम चल जाएगा। तो चावल पे खर्च बढ़ा है 16% और गेहूं पर बढ़ा था 21%, यानी कि इस 21 को मैं 16 प्लस 5% ब्रेक करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो ओके हुई है। और हमें निकालना है ओवरऑल खर्च कितना बढ़ा। तो अगर 16% यहाँ भी है और 16% यहाँ भी है तो ओवरऑल 16% तो वैल्यू बढ़ी होगी, खर्च बढ़ा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, ये 13 रेशनल वैल्यू की 5% इतना एक्स्ट्रा बढ़ा। ठीक है, इस 13 का जब 5 में मल्टीपल करेंगे इतना खर्च एक्स्ट्रा बढ़ा, ये बढ़ा टोटल वैल्यू पे। टोटल वैल्यू कितनी है, 7 और 13 20, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3.25, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 16% इसमें भी बढ़ा था, 16% इसमें भी, यानी कि कॉमन आ गया 16% और एक्स्ट्रा बढ़ा 13 यूनिट का 5%, यानी कि टोटल उस टोटल में उसको डिवाइड करेंगे तो टोटल में बढ़ेगा 3.25, यानी कि ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 19.25। ये मेथड इजी है और एग्ज़ाम में हमें यही मेथड से सवाल करने हैं। बड़े बड़े सवाल इजीली हो जाएंगे कम कैलकुलेशन में और जल्दी सोल्व हो जाएंगे। जो इससे पहले वाली मेथड थी ये वाली, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो डाटा इजी था इसलिए इसमें कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, लेकिन डाटा अगर डिफ़िकल्ट होगा तो हमें ये मेथड बेस्ट है, हमें इसी मेथड से सवाल करने हैं। ठीक है, तो लगभग 10 से 12 सवाल हम इस मेथड से करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी, हर टाइप का सवाल आ जाएगा उसमें और एग्ज़ाम में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे सवाल। वैसे जो जो भी शीट में जो भी सवाल है वो सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन है। तो सवाल को फिर से पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए, यानी कि एक्स और वाई का रेशनल वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है उससे 150% अधिक वाई की वैल्यू, 150% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2, यानी कि अगर एक्स के विद्यार्थियों की संख्या 2 है तो वाई के विद्यार्थियों की संख्या उससे 3 ज़्यादा, यानी कि आएगी 5। ये इनकी आई रेशनल वैल्यू। देखो हमें फाइनली वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जो फेल हुए हैं उन्हीं की वैल्यू लेते हैं ताकि बाद में उसको कन्वर्ट ना करना पड़े। तो एक्स से कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 30%, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 30%। ये लाइन हो गई। इसके बाद एक्स और वाई में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ। देखो 80% अगर पास हुआ तो फेल कितने परसेंट हुए, ओवरऑल 20% फेल हुए। ठीक है, तो यानी कि 20% ओवरऑल है तो वाई का भी 20% फेल हुआ होगा। यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ एक्स्ट्रा है 10%। ये एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं इसमें से कम फेल हुए होंगे तभी ये एक्स्ट्रा आया है, तभी इनकी ओवरऑल एवरेज वैल्यू जो है वो 20% फेल की वैल्यू आएगी, यानी कि 2 यूनिट का 10% एक्स्ट्रा। ये हम दे कम करेंगे 5 में से, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तब बनेगा ये 4%, यानी कि 20 में से अगर 4% हम कम करेंगे तो ये बनेगा 16%, यानी कि वाई विद्यालय वाई के 16% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं।
ओवरऑल अगर 20% फेल हुए हैं, एक्स विद्यालय में 30% फेल हुए हैं, वाई विद्यालय का हमें निकालना है। तो इसमें ओवरऑल अगर 20% फेल हुए हैं तो वाई विद्यालय में कहीं ना कहीं 20% फेल हुए होंगे और 20 इसमें भी हुए होंगे, तभी जाकर ओवरऑल 20 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। लेकिन यहाँ पे 30% फेल हुए हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा फेल हुए हैं, लेकिन एवरेज 20 ही आया है, तो कहीं ना कहीं वाई की जो वैल्यू है उसमें कुछ लोग कम फेल हुए होंगे, तभी इसमें 10% ज़्यादा फेल हुए हैं। फिर भी एवरेज जो वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू 20% की आ रही है फेल वालों की। इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कंपटीशन के लायक नहीं है आप। अगला सवाल करते हैं। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। देखो, परसेंटेज देकर परसेंटेज ही पूछा है तो एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि ए की टोटल वैल्यू है 900, यानी कि 9 रेशनल वैल्यू ले तो, और बी की आएगी 7। अब ए से 72% अंक प्राप्त हुए हैं ए को, और बी को प्राप्त हुए हैं 80, यानी कि 72 प्लस 8%। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यानी कि ओवरऑल 72 तो हो गई, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 7 इंटू 8 का, ये ओवरऑल में हमें डिवाइड करना है, तो हम इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू लेंगे, तो ये आएगी 16 और ये बनेगा 3.5, यानी कि 75.5%। ये आएगी ओवरऑल वैल्यू एग्जैक्ट। तो समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर जब हम बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से कर लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा हमें कैलकुलेशन करने में। अगला सवाल है, निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः 75, 90, 120 और 135 है। यदि उसे क्रमशः 56, 73, 102 और 78% अंक प्राप्त हुए तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। यहाँ पे भी हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, तो तरीका वही है, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो एक एक को लिख लेते हैं हम। 75, 90, 120, 135, ये पूरा डाटा 15 से कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी रेशनल वैल्यू हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल निकालना परसेंटेज है, तो ये 15 से कटेगा तो ये बनेगा 5, 6, 8 और 9। इसका दे रखा है हमें 56%, इसका 73। देखो 120, 102, 120 का कितना परसेंट है, ये है 85%। 102, 120 का 85% है। कैसे, यानी कि इससे कितना कम है, 18 कम है। 10% की वैल्यू है 120 की, 10% की वैल्यू होगी 12, और टोटल 18 कम है, यानी कि 6 और, यानी कि 15% कम है। ऐसे मेंटली करना है, हर चीज़ को लिख के देखना ज़रूरी नहीं होता, हमें ओवरऑल निकालना है इसका। तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं कोई भी, इनके बीच की वैल्यू, फिर उससे कंपेयर कर लेंगे। तो इनके बीच की वैल्यू वैल्यू मैंने मान लिया 75%, इनका एवरेज है।
देखो ये वैल्यू 75% से कितनी कम है, 14 कम है, यानी कि -14। ये कितनी कम है, -2। ये कितनी ज़्यादा है, +10। और ये कितनी ज़्यादा है, +3। अब इनको कंपेयर करेंगे और फिर ओवरऑल में डिवाइड करेंगे। तो ये 14 इंटू 5 ये बनेगा 70 माइनस का, और ये बनेगा 12 माइनस का, 6 इंटू 2। ये प्लस का बनेगा 80, और ये बनेगा प्लस का 27। और इसको हमें सिंप्लीफाई करके ओवरऑल में डिवाइड करना है। तो इन सभी को आपस में घटाने के बाद 25 बचेगा, ठीक है। और इन सभी को जोड़ने पर ये ओवरऑल वैल्यू आएगी 27, ठीक है। यानी कि 75 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 75 प्लस 9 तक आएगी वैल्यू। और ऑप्शन अगर देखें हम तो सारे 75 से कम दे रखे हैं। ये ऑप्शन भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 75% दे रखा है, तो इसी को टिक करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में करने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मेंटली करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें मेंटली करनी पड़ेगी, और ये भले वैल्यू हमें लिखकर देखनी पड़ेगी, एग्ज़ाम में चेक करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ से इतना जो है ये हमें मेंटली करना है। अगला सवाल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो उन छात्रों का प्रतिशत, छात्रों यानी कि स्टूडेंट, प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखो एंड में पूछा है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और हमें फ्रैक्शन दिया गया, परसेंटेज वैल्यू दी गई है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशो दे रखा है 7:5। उनके परसेंटेज वैल्यू जो छात्रवृत्ति लेते हैं उनका दे रखा है 65, यानी कि 65% अगर छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो छात्रवृत्ति ना लेने वालों की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 35, और इधर आएगी 19। हमें निकालना है ओवरऑल वैल्यू। तो ये 19 तो आएगी ही, प्लस एक्स्ट्रा कितनी है, एक्स्ट्रा इसमें 16%, यानी कि 7 का 16, 7 इंटू 16। ये बटेगी ओवरऑल में, यानी कि 12 में, 12 यूनिट में। तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इसमें 9 जोड़ेंगे हम 1/3, तो ये आएगी 28 सही 1/3%। देखो इन सवालों में किसी भी शॉर्ट तरीके से सवाल नहीं बनाया जा सकता है, हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी, क्योंकि हमसे ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू पूछी है। अगला सवाल है, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी समान मात्रा में हो जाए। तो ये भी इसी मेथड से हो जाएगा सवाल, डेविएशन के सवाल है पूरा। ए और बी में दे रखी है 6:5 इनकी रेशनल वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि टैंक ए में पानी की मात्रा 30% की वृद्धि की जाती है, यानी कि टैंक ए में जो है वो पानी की मात्रा 100 से 130 कर दी। टैंक बी में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। हमें ओवरऑल बराबर चाहिए। माना पहले इसमें भी 100% पानी था, इसमें भी 100% पानी था, इसमें बढ़ाया 30%, ये 100 से 130 हो गया। अब इसको कितना बढ़ाएं कि इन दोनों में पानी की मात्रा बराबर हो जाए। तो ये बढ़ा कितना, 6 यूनिट का 130%, 6 यूनिट का 130%। अब ये हमें 5 यूनिट में डिवाइड करना है। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 26,
और 26 का जब 6 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 150 और 6 156%। तो पूछा है कि बी में पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। 100% तो था और एक्स्ट्रा कितना करना है, 56%। अगला सवाल है ए तथा बी के भार 11:8 के अनुपात में है। ए का भार 40% से बढ़ता है एवं बी ए तथा बी दोनों का कुल भार 30% से बढ़ता है। बी के भार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ए और बी की रेशनल वैल्यू दे रखी है 11:8 और ए का भार 40% से बढ़ता है, ये 40 और ओवरऑल दे रखा है हमें 30। तो यानी कि ये एक्स्ट्रा कितना है 10, ये 30 तो होगा ही, इसमें से कुछ कम होगा। तो इधर का 11 इंटू 10 और ये डिवाइड होगा 8 यूनिट में, यानी कि 110 डिवाइड बाय 8। ये वैल्यू दे रखी है 11:8। ए का बार 40% बढ़ा, ओवरऑल बढ़ा 30%, ये एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 10%। और ये भी ओवरऑल 30 बढ़ा तो ये भी 30 बढ़ा ही होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा बढ़ा है तो ये कुछ कम बढ़ा होगा। तो ये कितना कम बढ़ा है, 11 का जब 10 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 110, ये 8 यूनिट में हमें डिवाइड करना है। जो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 13.75, ठीक है। तो ये 30 माइनस 13.75, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 16.25%, यानी कि बी को 16.25% बढ़ाया गया। अगला सवाल है 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। देखो पहले वर्ष के अंत में, यानी कि वो जो बात कही गई है वो दूसरे वर्ष के लिए बोली गई है। ये एक समझने की चीज़ है इस सवाल में। तो फर्स्ट ईयर कर्मचारियों की संख्या 100% होगी, क्योंकि जो भी चेंजेस हुआ है पहले साल के अंत में हुआ है, यानी कि दूसरे साल में हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में तो 100% वर्कर्स काम करेंगे, सेकंड ईयर में 15% कम हो जाएंगे, यानी कि 85% ही करेंगे। थर्ड ईयर में फिर से 10% कम हो जाएंगे, यानी कि इसका 10% यानी कि 8.5 और कम हो जाएंगे इसमें से, यानी कि जब 85 में से 8.5 हम माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 76.5। थर्ड ईयर के एंड में यानी कि फोर्थ ईयर में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 76.5 का 10% यानी कि 110%, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5148। एक डिजिट यहाँ एक दशमलव था और एक 100 नीचे है तो 2 दशमलव छोड़ के 0, यानी कि ये फाइनल जो ईयर कर्मचारियों की संख्या परसेंटेज संख्या थी ये आएगी 84.15। क्लियर, ये रफ वर्क था। तो अब दिया गया है हमें कि चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। देखो प्रत्येक साल दो मतलब हाँ हर साल 2000 कर्मचारी काम कर रहे थे, उसमें से फर्स्ट ईयर 100% थे, सेकंड ईयर 85%, थर्ड ईयर 76.5% और फोर्थ ईयर जो थे वो 84.15% वर्कर्स ने काम किया और 4 साल में काम को पूरा किया। यानी कि हमसे फोर्थ ईयर की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, यानी कि 2000 की हमें 84.15% की वैल्यू पूछी है। ये हटाएंगे तो 2 0 और आएगी, ये 3 इससे कट जाएगी, इसका जब इसमें इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 16830।
और एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी। इंटू कैसे करना है, इस 2 का पहले 800 में करेंगे, 8,000 में करेंगे 16,000, 400 में करेंगे 800 और 15 में 30। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने में से नंबर्स को देखते ही पता चल जाता है कि इसका इंटू कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है ब्रेक करके। और वो केवल प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के सवाल जल्दी करने का कोई तरीका नहीं होता है। जो तरीके होते हैं मैंने स्टार्टिंग की 2 वीडियो में बताए थे। अगला सवाल है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। देखो, परसेंटेज देकर परसेंटेज वैल्यू पूछिए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें किसी काम की नहीं है। 400 दे रखा है, ये इस डाटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैन से वुमेन का रेशनल वैल्यू दे रखी है 5:3 और कर्मचारी नियमित कर्मचारी का ओवरऑल परसेंट दे रखा है हमें 87.5 और पुरुष कर्मचारी नियमित, इसका रेशनल वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 92%। हमें निकालनी है महिलाओं की नियमित कर्मचारियों की परसेंटेज वैल्यू। तो ये 87.5 तो हो गई। ये अगर एक्स्ट्रा है तो ये कुछ कम होगा। ये एक्स्ट्रा कितना है, ये एक्स्ट्रा है 4.5, यानी कि 5 यूनिट का 4.5 में जब इंटू करेंगे हम और इसको डिवाइड करेंगे हम ओवरऑल यानी कि 8 यूनिट में। ठीक है, ये अलग अलग है, नहीं ये 8 यूनिट में नहीं, ओवरऑल थोड़ी निकालना है हमें, निकालना है महिला कर्मचारियों की। यानी कि ये जो डिवाइड करेंगे हम, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे जाएगा 1.5 टाइम और इसका जब इसमें इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 7.5। तो अगर इसमें 87.5 में से हम 7.5 घटा लें तो ये बनेगा 80%। अगला सवाल है, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुष की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिला खोजें। यहाँ टोटल वैल्यू होगी 100। ठीक है, साक्षर है लिटरेट, साक्षर को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट। लिटरेट कितने परसेंट है, 68%। और इलिटरेट कितने हैं, 32%। अब साक्षर जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 11:16 लिख रखा है ना। एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 है। यानी टोटल वैल्यू होगी 17। 17 को जब 68 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार और 4 इंटू 11 44। यानी कि ये जो डिवाइड होगा लिटरेट का, ये डिवाइड होगा 44 और 24 में। ठीक है, ये तो हो गए मेल और ये हो गई फीमेल। अगली लाइन दे रखी है, साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यानी कि ये लिटरेट है, इसकी रेशनल वैल्यू दे रखी है हमें 8 और इसकी, ये फीमेल माने तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 5। जब 8 की वैल्यू 24 दे रखी है यानी कि 3 गुना, तो 5 की वैल्यू 3 गुना क्या आएगी, 50, 15 आएगी। ठीक है, अगर 32 में से 15 फीमेल है तो मेल कितने बचे, 17। यदि शहर में कुल पुरुष संख्या कितनी हो गई, 44 और 17,
कितने हो जाएंगे? 61। और इनकी वैल्यू हमें दी गई है 15,250। ये कितना गुना है? देखो 25 छंग होता है 150। ये दे रखा है 15,000, ज़ीरो लगा देंगे तो। और एक का 250 में करेंगे तो ये 250, यानी कि इसका 250 गुना है। क्लियर? हमें निकालनी है टोटल महिलाओं की वैल्यू। महिला कितनी है? 15 तो ये और 24 ये, 15 और 24 टोटल महिलाएं हैं 39। ये भी 250 गुना होगी। 250 को पहले 40 में करते हैं, वो बनेगा 10,000 और उसमें से 250 घटा लेते हैं, यानी कि 9,750। कैलकुलेशन का करने का तरीका होता है ये। देखो ये तो होगी इसकी पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। अगर ये एक सवाल एग्जाम में आए तो हमें कैसे करना है? देखो हमें पता है कि हमें निकालना एंड में कुल महिलाओं की संख्या है, ठीक है। महिलाएं कितनी आई हैं? 24 तो यहाँ और 15 यहाँ, यानी कि टोटल इतना जब हम सोल्व करेंगे इस यहाँ तक सोल्व करने पे हमें पता चला है कि 39 महिलाओं की वैल्यू आएगी। 39 में एक तो होता है 13 और एक होता है 3, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन होगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 का अगर मल्टीपल चेक करें तो ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, और इसमें अगर करें तो ये भी 13 का मल्टीपल है। ये नहीं है, 3 मिल गए हमें 13 के मल्टीपल। लेकिन ध्यान से देखें तो 3 का मल्टीपल इनमें से केवल ये अकेला है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है और ये भी नहीं है। तो सवाल केवल यहाँ तक ये सारी वैल्यू निकाल कर सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम में करने का तरीका ये होगा कि हमें 39 अगर हमें महिलाओं की फ्रैक्शन वैल्यू मिली है तो हमें ओवरऑल वैल्यू को ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। प्री का सवाल नहीं है वैसे, ये आएगा तो मेंस में आएगा। अगला सवाल है कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात कक्षा बी की लड़कियों की संख्या से क्या है? तो ए और बी की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। पहले तो क्या दे रखा है कि कक्षा बी में ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि ए में अगर 5 है छात्र तो बी में होंगे 7। अगली लाइन है कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों की संख्या के बराबर है। यहाँ से निकालते हैं हम, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, यानी कि कक्षा ए में लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या मान लेते हैं x, ये दोनों इक्वल है। अगला है कि लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। देखो कक्षा की टोटल वैल्यू अगर 5 है, उसमें से x अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 5 माइनस एक्स। क्लियर? अगर टोटल वैल्यू 7 है, उसमें से बॉयज़ है x, तो गर्ल्स कितनी होगी? 7 माइनस एक्स। अगली लाइन है कि लड़कियों का प्रतिशत दोनों कक्षाओं में समान है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरा सवाल बनेगा। देखो लड़कियों का परसेंटेज कक्षा ए में क्या है? x आउट ऑफ 5 इक्वल टू, इसमें क्या है लड़कियों का परसेंटेज? 7 माइनस एक्स आउट ऑफ 7, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसमें इंटू होगा, इसका इसमें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 35/12, ठीक है।
अब हमें निकालना है कक्षा ए में लड़कों की संख्या का अनुपात कक्षा बी में लड़कियों की संख्या। कक्षा ए में लड़कों की संख्या, कक्षा ए है, यहाँ पे लड़कों की संख्या 5 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई 35/12। बी में लड़कियों की संख्या, ये बी, और इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है एक्स। नहीं, गर्ल्स की संख्या 7 माइनस एक्स है, यानी कि 7 माइनस 35/12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12.60 और माइनस 35, यानी कि ये बनेगा 25। रेशो ये इसमें से घटेगा तो ये बनेगा 49। क्लियर। देखो ऑप्शन ऐसे सेट किए गए हैं कि इनको ऑप्शन से एलिमिनेट करना दिक्कत आएगी। यहाँ पे एक्स घटा रहे हैं हम, यहाँ पे भी एक्स घटा रहे हैं। अगर ऑप्शन हम 5 और 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन लगभग 5 और 7 के मल्टीपल है। अगला सवाल है, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो 120 को x% कम किया गया है, जैसा सवाल बोलता जाएगा वैसा हम लिख देंगे। 120 का 100 माइनस x% इक्वल टू 40 का 100 प्लस x%। यही बोला गया सवाल में। ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ये 300 बनेगा, ये 100 इधर आएगा तो ये रह जाएगा 200, ठीक है। ये 3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 4x। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 50। क्लियर। अब निकालना है हमें 210 का x% यानी कि 50%। 210 का 50% क्या आएगा 105, और 180 का 50 प्लस 20 यानी कि 70%। परसेंटेज से इसकी 0 70 की 0 कट जाएगी तो ये बनेगा 18/7 126। पूछा है कि 210 का 50% 180 के 70% से कितना कम है। ये कितना कम है, ये 21 कम है। कंपेयर किससे गया है 226 से। इसकी 100% की वैल्यू पूछी है, तो ये 7 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। वन बाय 6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अगला सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही है, ये आप खुद से करने की कोशिश करना। देखो जो नए लोग कंपटीशन में आते हैं, अगर उनको अपना लेवल चेक करना है ना, तो एक ट्राई करना कि आपने कोई सवाल अच्छे से सीखा, और अगर उसी के जैसा अगर कोई नया सवाल आपको करने के लिए बोला जाए और अगर आप वो कर देते हो तो ही आप कंपटीशन में रहने के लायक हैं। अगर आपको कोई सवाल अच्छे से सिखाया गया है और उसी का डाटा चेंज करके सेम पैटर्न का आपको दूसरा सवाल दिया जाए और आप अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप कंपटीशन के लायक नहीं हैं। टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी फील्ड चेंज कर लें। सवाल है कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी कितनी परसेंट हुई है। देखो ऐसे सवाल जिसमें कमी वृद्धि ये सब देकर फाइनली परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो ये एक अलग से टॉपिक होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एक कैलकुलेटिव टॉपिक है ये।
तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि होता क्या है ये। देखो सपोज 100%, ठीक है, पहले इसको 30% बढ़ाया गया। तो एक तो तरीका ये होता है, इसको 30% बढ़ाएं, यानी कि 30 बढ़ाया गया। फिर इसको बढ़ाया गया 20%, इस 130 का 20% निकाले उसमें ऐड कर दें, तो ये आएगा 26, और 26 जब 130 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 156। फिर इसको 10% घटाया गया, ये सब हम मान रहे हैं। अब जब इसको 10% कम करेंगे, यानी कि इसके 90% की वैल्यू, तो 15.6 इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 140.4, यानी कि ओवरऑल चेंज कितना आया, ये आया +40.4%। क्लियर। एक और चीज़ कि 100 का 30% निकालें, फिर 20% ऐड करें, फिर -10% करें, या फिर इसका 100 का पहले -10% कर दें, फिर 120% बढ़ा दें, फिर 130% बढ़ा दें, इससे ओवरऑल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको आगे पीछे भी अगर कम ज़्यादा करें तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो +40.4% ही आएगी। ठीक है। अब किसी संख्या को 100 को 130% बढ़ाना है, या तो इसको 130 ऐसे करके हम बढ़ाएं, या फिर इसका मल्टीपलप्लाइंग फैक्टर लिख लें। 100 में डायरेक्ट 1.3 का इंटू करेंगे तो ये बनेगा 130, यानी कि 130 को सोलो करने पर ही तो 1.3 आता है। तो ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 30% ऐड करने का। देखो एक और तरीका ये होता है कि ये 100 है, पहले 30% बढ़ाया गया यानी कि 130, फिर 20 यानी कि 120, फिर 10% डिक्रीज किया गया यानी कि 90%, और जो भी वैल्यू आएगी फाइनल ये आएगी कि प्लस, जिसको 100 में लेंगे तो ये आएगी 1 सेकंड, तो ये वैल्यू आएगी +140.4%। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है इनका रेशो लेने से, फ्रैक्शन लेने से, इसमें इनिशियल से फाइनल की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, यानी कि 10 पे 3 बढ़ेगा यानी कि 13। इनिशियल वैल्यू 10, इस पे 3 ऐड करना है यानी कि फाइनल वैल्यू 13। 20% की वैल्यू होती है 1/5 यानी कि 5, इसमें 1 ऐड यानी कि 6। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, डिक्रीज करना है 10%, यानी 10% की वैल्यू होती है 1/9 यानी कि 1/10, यानी कि 10 पे 1 कम यानी कि 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आपस में कट जाते हैं, ये बनेगा 250 और ये बनेगा 351। ये इससे कितना ज़्यादा है, 101 आउट ऑफ 250। तो इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये भी वही बनेगा +40.4%। ये अलग अलग तरीके होते हैं, सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। डाटा अगर इजी है तो हम पहली जो प्रोसेस है इससे सोल्व कर सकते हैं, और डाटा अगर डिफ़िकल्ट है तो हमें ये वाले तरीका यूज़ में लाना है। देखो एक और तरीका होता है कि किसी संख्या को x% और y% सक्सेसिवली बढ़ाया गया हो, ठीक है, या फिर x% बढ़ाया और y% कम किया गया हो। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, अगर दोनों को बढ़ाया गया है तो इसका होता है x + y + xy डिवाइड बाय 100। इससे जो है वो फाइनली कितना बढ़ा है वो निकल के आ जाता है। कैसे होता है ये, मान लो कोई वैल्यू 100% है,
इसको बढ़ाया हमने x%, यानी कि ये बनेगा 100 प्लस x%। ठीक है, इसको फिर से हमने y% बढ़ाया, तो ये क्या बनेगा, 100 प्लस x% तो था ही, इसको हमने बढ़ाया 100 प्लस y%। जब इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे हम और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 100 आएगा कॉमन और अंदर बचेगा 100 प्लस y प्लस x प्लस XY डिवाइड बाय 100। ये सोल्व आप कर लेना, इन दोनों का इंटू करना आपस में, और ये परसेंटेज का साइन हटाने पर हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इस 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 100। ये तो हमारी इनिशियल वैल्यू थी ये वाली, इसमें बढ़ा कितना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये वैल्यू यहां से निकल कर आती है वही चीज़, बस हमें याद रखना है ताकि क्या है कि हमें 100 बार बार निकालना ना पड़े। ऐसे ही 3 साल में होता है, जहाँ पर 3 वैल्यू दी गई हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 10,000%। ये जब 3 साल का है तो ये याद है तो अच्छी बात है, या फिर हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इस सवाल में हमें पहले 40% की वृद्धि करनी है, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि और फिर से 20% की कमी, और हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। देखो फ्रैक्शन में तोड़ के सबसे इजीली हो जाता है सवाल, लगभग हमें सारे ही सवालों को फ्रैक्शन में तोड़ के ही करना है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 पे 2 बढ़ेगा, यानी कि फाइनल वैल्यू आएगी 7। 25% की होती है 1/4, और ये कमी हो रहा है तो 4:3। 50% की वैल्यू होती है 3/20। 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 15% की वैल्यू होगी 3/20, यानी कि 20। ये भी बढ़ रहा है तो हो जाएगा 23। फाइनली 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 ये कमी हो रही है यानी कि 4, ये 4 से 4 जाएगा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये 100 इंटू 5 यानी कि 500, और जब इन तीनों को करेंगे तो ये बनेगा 21, इसका इसमें करेंगे 230 प्लस 23, ये बनेगा 483। ब्रेक करके कैलकुलेशन करना है हमेशा, ठीक है। ये इससे कितना कम है, 17 कम है आउट ऑफ 500 इंटू 100, तो ये जाएगा 3.4 डिक्रीज। देखो सवाल सारे पुराने पेपर के हैं, एसएससी की और रेलवे की। ये सीपीओ का सवाल है 2020 का। अगला सवाल है कि जिस संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है। देखो जब इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा डाटा बनेगा, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं, सवाल को देखते से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा और कहाँ पे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो इसको एक्स वाई से सोल्व करते हैं। 16 प्लस 14 यानी कि बनेगा 30,
प्लस 16 × 14, ये बनेगा 224 डिवाइड बाय 100 यानी कि 2.24। इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 32.24। अब इसको वापस 30% डिक्रीज करना है, यानी कि इसका हमें निकालना है 70%। क्लियर? जो इसका इसमें इंटू करेंगे हम, तो ये बनेगा 84529, ठीक है। और ये 30 यानी कि 3, यानी कि अप्रोक्स 7% डिक्रीज हुआ है ये। देखो सवाल ही कैलकुलेशन का है और डाटा ऑप्शन बहुत पास पास है, तो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी। ये आपके सवाल की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। अगला सवाल है, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? देखो 4% प्रतिवर्ष मूल्य कम हो रहा है, ठीक है। इसका वर्तमान मूल्य दिया गया है और 2 वर्ष बाद का मूल्य यानी कि इससे कम का मूल्य हमसे पूछा है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25, यानी कि इसका 2 बार लेना है। 25, 24, 25, 24, 2% 2 बार डिक्रीज हुई है ये बनेगा 625 और ये बनेगा 576, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसकी हमें निकालना है। देखो उसको करने का तरीका कोई शॉर्ट नहीं हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई में करना ही पड़ेगा। ये 25 से 3 बार जाएगा और ये जाएगा 25 बार, और ये 25 से 300 जाएगा 12 बार और एक 0, और 12 का जब इसमें इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 21696, ठीक है, और 0। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। अगला सवाल है, एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? देखो +30% की पहले कमी हुई यानी कि -30, और फिर वृद्धि हुई प्लस और -30 इंटू 230 900 डिवाइड बाय 100, तो ये आपस में 0 यानी कि वैल्यू आएगी 9% डिक्रीज। अब 30% की वापस से वृद्धि की गई है, यानी कि इसका निकालना है हमें 130%। देखो 9% डिक्रीज यानी कि वैल्यू कितनी बची? 91। इस 91 का हमें 130 निकालना है। तो ये आएगा 13 का जब इसमें करेंगे तो 117 और 13 118, यानी कि 118 पॉइंट समथिंग आएगा ये, यानी कि 18% इंक्रीज होगा। क्लियर? अगला सवाल है, एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 40% घटा दी जाती है। इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है πr² h,
यानी कि रेडियस का हमें स्क्वायर लेना है h का एक बार। ये कांस्टेंट है, त्रिज्या को 120% बढ़ा दी जाती है, यानी कि ये होगा 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5। 120% वृद्धि की गई है, ठीक है ना। तो अगर इनिशियल वैल्यू 5 है तो इसमें 6 और अपन ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 11। और रेडियस का दे रखा है स्क्वायर, हाइट को 40% डिक्रीज किया गया है, यानी कि 5:3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 125 और ये बनेगा 121 × 3 यानी कि 363। ये इससे कितना ज़्यादा है, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 238 आउट ऑफ 125 इंटू 100। देखो 125 का डबल होता है 2 गुना 250। ये 250 से 12 कम है, यानी कि अप्रोक्स इसका 10% कम है, तो यानी कि वैल्यू आएगी 190%। अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6.25% की वृद्धि होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4046 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेज में हर जगह फ्रैक्शन वैल्यू काम आएगी। 2 साल की बात की गई है यहाँ पे, यानी कि 2 बार इंक्रीज होगी, 16 से 17, 16 से 17। ये आएगा 256, ये आएगा 289। स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको। ये इसकी वैल्यू में दी गई है 4046, 256 हमें निकालनी है 289 की, ठीक है। 9 छंग 54, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। 6 से 4 पे जाने के लिए 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 4, एक ही ऑप्शन में है। और अगर 2 ऑप्शन में हो तो फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अगला सवाल है, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। यहाँ कच्चे माल की कीमत 25% बढ़ी है, यानी 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से हुई 5। सभी सक्सेसिव की सवाल है, एक ही टाइप के सवाल डाले हैं मैंने ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कच्चे माल की लागत में 30% से 38%, यानी कि इंक्रीज कितनी हुई 8%। 8% 4% की वैल्यू होती है 4% की वैल्यू 1/25। 8% की वैल्यू होगी 2/25, यानी कि 25 में 2 बढ़ाएंगे तो 27, यानी कि वृद्धि कितनी हुई 7 के आउट ऑफ 20 इंटू 100 करेंगे। ये वृद्धि 27 पर होगी। देखो सवाल की आखिरी लाइन में बोला है कि वृद्धि को पहले की लागत के बराबर रखा जाए, यानी कि हमें लाख खर्च हो गया 20 से 27, हमें इसको कम करना है। कितना कम करना है 7 आउट ऑफ 27। क्लियर। इसका 4 गुना है लगभग, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, 7/27 दे रखा है, इसको करना है 100 से इंटू, ये इसका लगभग 4 गुना है। अगर इसको 28 मान लें
तो 1/4 बनेगा और 1/4 की वैल्यू होती है 25%, यानी कि 25% से हल्का सा कम आएगा, यानी कि 24.6। अगला सवाल है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो गई। आयकर की दर, देखो कमी जो हुई है वो शुद्ध आय में हुई है। शुद्ध आय क्या होती है? जिस टैक्स पे करने के बाद जो इन हैंड इनकम होती है उसे कहते हैं हम शुद्ध आय। ठीक है, तो सवाल में दे रखा है कि आयकर यानी कि इनकम टैक्स का 19% बराबर है प्योर इनकम का 1% के बराबर। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो इनकम टैक्स से प्योर इनकम का रेशियो क्या आया? यह आया 1:19। टोटल इनकम क्या होती है? इन हैंड इनकम और इनकम टैक्स, ये टोटल मिलाकर होती है हमारी इनकम, जो कि आई 20। हमें निकालना है आयकर की दर, 20 पे 1 का टैक्स, यानी कि 5% टैक्स। अगला सवाल है, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर की दर क्या है? बिल्कुल पिछले सवाल जैसे सवाल है ये आप खुद से ट्राई करना। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी होगी? देखो XY मानकर ये सवाल लंबा जाएगा, इसको ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, माना मैंने प्रारंभिक आय मान ली 20 लाख। ठीक है, पहले ऑप्शन लेते हैं, तो 20 लाख का 12% और बड़ी 5 लाख बढ़ने के बाद 25 लाख का 10%, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आना चाहिए 10,000। ठीक है, तो 20 लाख का 12% यानी कि 24,000 और 25 लाख का 10% यानी कि 25,000, इन दोनों का डिफरेंस 10,000 है, यानी कि हमारा पहले ही ऑप्शन सही है। बेसिक से इसको x मानते हैं, इसको x+5 मानते हैं और इसी को सोल्व करते, इसी कैलकुलेशन को करते तो आंसर आता, लेकिन वो लेंथी होता। फिर एग्जाम में XY मान के सवाल कभी सोल्व नहीं करना है। अगर XY मानने की जरूरत पड़ रही है तो वहाँ पे हमें ऑप्शन उठाना है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना कि पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? देखो, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे कि x इंटू वाई, एक सेकंड, x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है 1, तो x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती होता है या y x के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि x को अगर बढ़ाया जाए तो y को कम करना पड़ेगा और अगर y को बढ़ाया जाए तो x को कम करना पड़ेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही व्युत्क्रमानुपाती की डेफिनेशन होती है कि अगर एक इंटीजर को हमें बढ़ाना है तो दूसरे को हमें उसी रेशियो में या उसी क्वांटिटी में कम करना पड़ेगा। यही चीज़ इस सवाल में भी लगेगी। देखो, इनकम टैक्स जो था वो 12% से 10% हो गया। ठीक है, तो इसकी रेशनल वैल्यू निकाले तो ये होगी 6:5। ये इनकम टैक्स हुआ, तो इनकम का जो रेशो होगा वो 5:6 होगा।
ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1.2। हमसे पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम यानी कि 6 की वैल्यू पूछी है 1.2 यानी कि 7.2 लाख। इस सवाल में इनकम टैक्स जो था वो कांस्टेंट था। इनकम टैक्स जो था वो कांस्टेंट था। इनकम टैक्स होता क्या है इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स, ये होता है। इसलिए ये कांस्टेंट था, इसलिए हम दोनों ने इन दोनों का रिवर्स रेशो लिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेके भी समझाया मैंने पहले। ऐसा क्यों किया, इसका रीजन ये था। अगला सवाल है, यदि किसी अंश का अंश 50% तक बढ़ जाता है और हर 20% तक घट जाता है, तो अंश को इसलिए प्राप्त होता है 17/65। मूल अंश का क्या है। अंश को 15% बढ़ाना है और हर को 20% लेस करना है। तो जो फाइनली जो भिन्न हमें प्राप्त होगा वो 17/65 के फॉर्म में हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा भिन्न, इसको हमें बढ़ाना है 15% यानी कि 115। इसको हमें डिक्रीज करना है 20% यानी कि 80। तो ये हमारे पास आएगा 17/65। देखो कैलकुलेशन करना तो महंगा पड़ेगा। इसमें हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो ये इससे सिंप्लीफाई होगा नहीं, 17 इससे कटेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है वो 17 का मल्टीपल आएगा। एनी हाउ 17 का एक ही मल्टीपल है 272। ये 17 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। जब सवाल कैलकुलेटिव होता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा सेट किया जाए कि उसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और प्राइम नंबर हमें कैलकुलेशन में हमेशा ढूंढना है, वो हमारी कैलकुलेशन को जीरो कर देता है बिल्कुल। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचते हैं। फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे का 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी 5 संतरे शेष बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। देखो इस सवाल को हम रिवर्स सोल्व करेंगे। फाइनली उसके पास बचे 5 संतरे। ये कब बचे, जब उसने 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेच दिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 10% की वैल्यू है। इसका अगर 100% निकाले हम तो ये वैल्यू आएगी 50। 100% की वैल्यू। इससे पहले क्या किया उसने कि जो संतरे थे उसको 20% प्लस 2 संतरे, 50 प्लस 2 संतरे, ये वैल्यू है 80% की। यानी कि 20% तो उसने बेच दिए और 2 संतरे और एक्स्ट्रा दिए थे, वो 2 हमने इसमें ऐड कर लिए। यानी कि ये जो वैल्यू आई 52, ये है 80% की वैल्यू। हम यहां से निकालते हैं 100% की वैल्यू। तो ये आएगी 65। क्लियर। अब चलते हैं फर्स्ट लाइन पर। यहां पर उसने क्या किया 45% बेचा प्लस एक संतरा दिया। वो एक संतरा हम इसमें जोड़ देते हैं, ये बन जाएंगे 66। यानी कि ये वैल्यू होगी 45% संतरे बेचे तो ये वैल्यू होगी 55% की। और हमें निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है, ये 6 ये 5 ये 20 जाएगा और ये इसमें 120।
ये इसका आंसर होगा। रिवर्स से सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग से कैसे सोल्व करना है? स्टार्टिंग से सोल्व करने के लिए एक्स मानना पड़ेगा या फिर हमें ऑप्शन उठाना पड़ेगा, कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये सवाल होगा। 2 बार अच्छे से सवाल को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। अगला सवाल है, एक शहर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुष और अविवाहित पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:7 है तथा विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित हैं? तो 100% पे पॉपुलेशन मानते हैं हम। मेल है इसका 60% और फीमेल होगी 40%। 100 यूनिट अगर माना तो 60 मेल 40 फीमेल, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3:2। ठीक है, फिर इसमें मेल और विवाहित और अविवाहित का फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 5:7। ये हो गए मैरिड, ये हो गए अनमेरिड। और इसमें दे रखा है मैरिड से अनमेरिड का रेशो 2:3। देखो, अब इनको कंपेयर करने के लिए पहले ये बराबर होने चाहिए दोनों, फिर इनको 3:2 में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 5। ये दोनों को ऐड करने पर आया। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 12 से। उनकी रेशनल वैल्यू है 3 और 2, तो इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको करेंगे 2 से। अब ये हो गए आपस में इक्वल, कंपेयर करने के लायक। जब हम रेशो पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो इस वाले डाटा में हमें 15 से इंटू करना पड़ेगा और इस वाले डाटा में करना पड़ेगा हमें 24 से इंटू। पूछा है हमसे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। ठीक है, तो मैरिड का हमें परसेंटेज निकालना है। पुरुष में मैरिड कितने हैं? 15 × 5 यानी कि 75। इधर कितने मैरिड है महिलाओं में? 24 × 2 यानी कि 48। आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 12 × 15 प्लस 5 × 24। ये ऊपर बनेगा, इसका 50 में करेंगे और 150 घटा लेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये जोड़ने पर आएगा 123। ये बनेगा 180, ये बनेगा 120 यानी कि 300। 100 का इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, ये बनेगा 40 पॉइंट समथिंग बनेगा यानी कि 41। अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखो, ओवरऑल जनसंख्या कितनी बड़ी है? 9,800 से 10,458 हो गई, यानी कि बड़ी कितनी? 658। ये ओवरऑल पे बड़ी। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमें। ये संख्यात्मक रूप में संख्या बढ़ी। देखो, आबादी पुरुषों की 8% बढ़ी है और महिलाओं की 5%, यानी कि ओवरऑल 5% जनसंख्या तो बढ़ी ही है।
यानी कि 5% पुरुषों का बढ़ाएं, 5% महिलाओं का बढ़ाएं। एक्स्ट्रा कितना बढ़ाएं? 5% पुरुषों का एक्स्ट्रा बढ़ाएं। यानी कि ओवरऑल जनसंख्या जो है इसका 5% अगर हम बढ़ाते हैं, इसका 5% हम निकालें तो 1/20 इसकी वैल्यू आएगी 490। ये इससे कितना ज़्यादा है? 168। ये 168 जो है ये पुरुषों की जनसंख्या का 3% की वैल्यू है। ठीक है, ये मेल जो है इनका 3% की वैल्यू है 168। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 56। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 5600। तो सवाल इतना सा था कि 9800 जनसंख्या थी, पुरुष बढ़े 8%, महिलाएं बढ़ी 5%, टोटल जनसंख्या हो गई 10,458। तो टोटल जनसंख्या में पुरुष 8% बढ़े, महिलाएं 5% बढ़ी, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी वो 5% जो इंक्रीज हुई है। एक्स्ट्रा क्या बढ़ा? पुरुषों का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो अगर ओवरऑल पॉपुलेशन का हम 5% निकालें तो वो आएगा 490। एक्स्ट्रा क्या बढ़ा? 168 लोग और एक्स्ट्रा बढ़े। ये 368 लोग क्यों एक्स्ट्रा बढ़े? क्योंकि मेल पॉपुलेशन का 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ था। बस सवाल यहीं खत्म हो जाता है। अगला सवाल है, पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या 20% की और महिलाओं की जनसंख्या में 2.5% की वृद्धि हुई। शहर की कुल जनसंख्या 30% की वृद्धि हुई, तो पिछले वर्ष शहर में पुरुष की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? देखो, इसमें महिलाओं का 12.5%, पुरुषों के 10% के बराबर दे रखा है। यानी कि मेल पॉपुलेशन का 10% बराबर दे रखा है फीमेल पॉपुलेशन के 12.5% के। तो मेल से फीमेल का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ये आएगी 5/4। हमसे पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो कंपैरिजन पुरुषों से किया गया है महिलाओं का, यानी कि 80%। अगला सवाल है, एक पार्क में प्रतिदिन केवल टहलने वाले वयस्कों की संख्या 140 है। 18% वयस्क केवल अपने बच्चों के साथ देने के लिए पार्क में आते हैं। 54% वयस्क केवल दौड़ने के लिए पार्क में आते हैं। पार्क में प्रतिदिन आने वाले वयस्कों की कुल संख्या कितनी है यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते हैं? देखो, 100% टोटल है, इसका 18% केवल अपने बच्चों के साथ देने के लिए आता है, प्लस 54% दौड़ने के लिए पार्क में आते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो 72%। अब बचे हुए 28% ये केवल टहलने के लिए आते हैं। ठीक है, दिया गया है ना कि बचे हुए लोग किसी गतिविधि के लिए नहीं आते, केवल टहलने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये है, यानी कि 28% की वैल्यू जो है 140 दे रखी है, यानी कि इसका 5 गुना, यानी कि टोटल वैल्यू आएगी 5 गुना 500। ये भी 5 गुना होगी। तो आज के लिए इतने ही सवाल काफ़ी हैं। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। जो पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं वो शुरू से पढ़ें, पहली क्लास से, और अच्छे से समझ में आएगा। बाय।